हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जो मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करती है और राजनीति विज्ञान में ये राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। व्यवहारवाद के जन्म और विकास में प्राय दो तत्व सहायक रहे हैं। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभव और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थ अनुभव। तो हम ये मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए राजनीति शास्त्रियों को यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए। उन्होंने ये अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में केवल सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन पर ही बल दिया जा रहा था, लेकिन जो यथार्थ में हो रहा है उसमें और सिद्धांत में महत्वपूर्ण विषमता है, महत्वपूर्ण अंतर है। उन्होंने देखा कि दो महायुद्धों के बीच के काल में फांसीवाद, नाजीवाद, प्रजातिवाद और एकाधिकारिक प्रवृत्तियों का जो उदय हुआ था, उनका जो विकास हुआ था और उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी थी, यानी हिटलर और मुसोलिनी के बहुत ज़्यादा लोकप्रियता थी। तो उनको समझ में नहीं आया कि इनके क्या तर्क थे कि ये इस तरह की जो अधिनायकवादी प्रवृत्तियां थी वो क्यों उदय हो गई और उनका क्या निदान हो सकता था। तो ये सब जो यथार्थ में हो रहा था वो परंपरागत प्रवृत्ति में संभव नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने ये अनुभव किया कि क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष और यथार्थ में महत्वपूर्ण अंतर और विषमता होती है, तो इससे परंपरागत पद्धति से काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो एक तो दर्शन पर आधारित थी, एक उसमें संस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया जा रहा था, वो अत्यंत औपचारिक थी और उसमें कानूनी संस्थाओं, कानूनी प्रक्रियाओं आदि पर ही जोर दिया गया था। तो इसीलिए उनको ये लगा कि आधुनिक राजनीति अध्ययन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना चाहिए, ताकि समझ में आए कि वास्तव में जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि हमारे मनुष्यों के मन में क्या चल रहा है, समाज में वो रहते हैं, उस समाज में क्या उथल पुथल चल रही है और अर्थशास्त्र का भी उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जिससे राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो स्थिति और वातावरण विशेष रूप से जो अमेरिका में था, उसमें ये माना गया कि पश्चिमी व्यवस्थाओं में जो किए गए अध्ययन और शोध और पद्धतियां हैं वो केवल सीमित क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देश जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे, वो नव स्वतंत्र पिछड़े देश थे। उनकी कई समस्याओं, चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत पद्धति द्वारा करने पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उन्होंने ये माना कि अगर पश्चिमी संदर्भ में जो हमने अवधारणाएं हैं उनको इन राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आरोपित किया तो उसके निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और समाजशास्त्रों में जो नवीनतम पद्धतियां और तकनीक का जो जन्म हुआ था, उन्होंने सोचा कि राजनीति शास्त्र में भी इन पद्धतियों को हमें स्थान देना होगा। तो उन्होंने सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन, सर्वेक्षण जैसी पद्धतियों को व्यवहारवाद में प्रयुक्त किया। व्यवहारवाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे ग्राहम वालास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, एफ ए बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, चार्ल्स मेरियम न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल और कैप्लान की पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, डेविड ईस्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम ये देखते हैं कि व्यवहारवाद जो है उसमें कई विद्वानों ने, कई लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी और अमेरिका में इसके विकास में शिकागो संप्रदाय के अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान आदि ने पर्याप्त मदद दी।
इस दृष्टिकोण के यानी व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक रॉबर्ट ए डाहल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, लासवेल, आमंड, कालमैन, कार्ल डायश, वीओकी जूनियर, किर्कपैट्रिक आदि इसमें प्रमुख हैं। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्ट रूप से विवेचन किया। इनके अनुसार व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं हैं। एक तो ये इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्था न होकर व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि हमें पूरी संस्था का अध्ययन न करके उसके अंदर जो व्यक्ति हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। और ये मानता है कि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको हम अन्य व्यवहारों के परिप्रेक्ष्य में ही देख सकते हैं, जैसे वो समाज में क्या कर रहा है, उसका धर्म, जाति, उसकी आर्थिक स्थिति, तो इन सब का भी अध्ययन करना चाहिए। इसलिए राजनीतिक विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर वो बल देता है। इसके साथ ही ये उन तथ्यों का बार बार पर्यवेक्षण करता है, यानी उनका अवलोकन करता है, उनका वर्गीकरण करता है और उनके माप के लिए परिशुद्ध प्रविधियों के उपयोग पर बल देता है। और ये मानता है कि राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य है एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत, यानी कि अनुभव पर आधारित सिद्धांत के रूप में उसे परिभाषित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का बहुत आधिकारिक रूप से विद्वान माना जा सकता है। उसने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ द बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला तो ये कि नियमन का मतलब है कि व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व होते हैं। सामान्य तत्व यानी जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको हम सामान्यीकरणों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इसके आधार पर भविष्य में राजनीतिक जीवन में अब क्या होगा। इसके बाद वो साइंस की तरह ही सत्यापन करते हैं, यानी मानवीय व्यवहार के संबंध में जो भी उन्होंने एकत्रित सामग्री की है उसको दोबारा जांचते हैं। जैसे विज्ञान में किसी भी चीज़ को बार बार प्रयोग करके जांचते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने ये कोशिश की है कि मानवीय व्यवहार के संबंध में जो भी सामग्री एकत्रित की है उसे दोबारा जांचा जाए और फिर तकनीकी का प्रयोग किया है। तो तकनीकों का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो, यानी कि इस तरह के साधन अब हमारे पास होने चाहिए कि जिससे हम मानवीय व्यवहार का जो पर्यवेक्षण करने यानी उसका अवलोकन करने और उसका विश्लेषण करने में जो सहायक हों। इसके बाद हम देखते हैं परिमाणीकरण। इसका अर्थ है कि जो एकत्रित किए गए तथ्य हैं, आंकड़े हैं, विवरण हैं, उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तो इसमें क्या है कि तथ्यों और आंकड़ों का बार बार पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ और शुद्ध बनाया जा सके। यानी कि जो भी हमने तथ्य एकत्रित किए हैं कि मनुष्य का व्यवहार इस समय, अगर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो तो मनुष्य का व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार इस तरह का हो जाता है और इस वजह से वो ये काम कर सकता है, तो इनको पुनः पुनः पर्यवेक्षित किया जाता है। इसी तरह मूल्य निर्धारण और आदर्श निर्माण में जो सामान्य व्यवहारवादी है वो ही मानते हैं कि मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहिए, यानी कि मूल्यों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों और आदर्शों से हमारे तथ्यों को अलग रखा जाना चाहिए। जैसे कोई अध्ययनकर्ता पहले से कुछ मानकर चल रहा है, जैसे कोई अध्ययनकर्ता पहले से मानकर चल रहा हो कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है, या सबके साथ न्याय हो, या सबके साथ समानता का व्यवहार हो, तो वो अपने तथ्यों से अलग हो जाता है और वो आदर्श की बातें करने लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए इनका मानना है कि अध्ययनकर्ता के मूल्यों और आदर्शों से अलग रख करके ही राजनीति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि एक होती है व्यवस्थाबद्धीकरण, यानी कि जो भी अनुसंधान किया जाए वो क्रमबद्ध हो, यानी कि धीरे मतलब उसका पहले तथ्यों का पर्यवेक्षण किया जाए, फिर उनको
मनुष्य उसके बाद उनका बार बार परीक्षण किया जाए, उनका सत्यापन किया जाए, फिर इस तरह से बाद में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह से उनका ये मानना है कि सिद्धांत अगर नहीं उत्पन्न होता है तो वो अनुसंधान निरर्थक हो सकता है। इसी तरह से ये मानते हैं कि विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहिए। राजनीतिक शास्त्र को हमें एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहिए और राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या करके उसके आधार पर समाज की महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव व्यवहार में मूलभूत एकता पाई जाती है। क्योंकि मनुष्य एक है तो उसके समाज का प्रभाव भी उसके राजनीतिक जीवन पर पड़ता है, उसके आर्थिक जीवन का प्रभाव भी उसके राजनीतिक जीवन पर पड़ता है। और तो इसीलिए राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की कई बार आलोचना की जाती है। एक तो ये आलोचना की जाती है कि इसमें केवल अत्यधिक शब्दाडंबर है, यानी कि जैसे वकील हैं वो जिस तरह से निरर्थक दलीलें वगैरह दिया करते हैं, कई बार भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से इसने केवल शब्दाडंबर का ही प्रयोग किया है, यानी कि बहुत बड़े बड़े शब्द ही इसने सामने लाया है, बल्कि इसने समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया है। और एक ये माना जाता है कि राजनीतिक विज्ञान में केवल मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो वो ये मानते हैं कि मनुष्य का व्यवहार है जो रिपीट होता रहता है, यानी कि बार बार एक जैसा ही रहता है। लेकिन उनको ये भी मानना चाहिए कि अचानक से यानी अद्वितीय घटनाएं भी होती हैं। मनुष्य के मन की गहराइयों को हम समझ नहीं पाते हैं और कई बार राजनीति में अकस्मात घटनाएं हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो, यानी कि साइंस की तरह हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए ये कहते हैं कि ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान के जो तथ्य हैं उनकी उनकी तुलना में मनुष्य के व्यवहार की हर धारणा का न तो मापन हो सकता है और न ही सत्यापन हो सकता है। इसलिए इसे प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान के समक्ष तो बनाया ही नहीं जा सकता। और वो ये मानते हैं कि इसमें सुनिश्चित भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है, तो उसका राजनीतिक व्यवहार और कार्यकलाप भी बदल जाते हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक विज्ञान में तो सभी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे आप अगर किसी चीज़ को ज़मीन पर गिराओ तो वो नीचे ही आती है, लेकिन मनुष्य का जो व्यवहार है वो तो बदलता रहता है, इसलिए भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसी तरह से ये कहते हैं कि व्यवहारवाद ने पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया है। कई बार हम जैसे प्रश्नावली, गणितीय निष्कर्ष वगैरह जिनका हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, कई साधनों का प्रयोग करते हैं, तो इनका मनुष्य के जो मन का पता है वो इनसे नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि साक्षात्कार और प्रश्नावली में वो गलत बोल दें और अंदर उनके कुछ और ही हो। इस तरह से वो कहते हैं कि व्यवहारवादी मानते हैं कि मूल्य निरपेक्षता पर वो बहुत ज़्यादा बल देते हैं, लेकिन कोई भी अनुसंधान करता कि मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता और तटस्थ रहकर अध्ययन नहीं कर सकता। उसके अपने जो मूल्य हैं, जो अपनी जो मान्यताएं हैं, वो अवश्य ही इसको प्रभावित करती हैं, उसके जो अनुसंधान है उसको प्रभावित करेंगी ही। और फिर ये माना जाता है कि संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि मानव स्वभाव बहुत जटिल है। उसके अंतरतम की गहराइयों, उसकी जटिलताओं, सूक्ष्मताओं का हम किसी बाहरी पद्धति से मापन नहीं कर सकते। फिर जैसे किर्कपैट्रिक ने कहा था कि सूक्ष्म अध्ययन करके, जैसे एक एक व्यक्तियों का अध्ययन करके, उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके वृहत इकाइयों पर उनको लागू किया जाए, या फिर एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार और निष्कर्षों का अध्ययन करके उनको व्यापक पैमाने पर लागू किया जाए, तो वो तो बिल्कुल ही निष्कर्ष सही नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक जगह के मतदाता अलग तरह के हो सकते हैं, दूसरी जगह के मतदाता अलग हो सकते हैं। एक जगह के मतदाता अशिक्षित हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, उनकी सोचने का तरीका अलग हो सकता है, वो जातिवाद, धर्म आदि में बंधे हो सकते हैं। दूसरी तरफ के मतदाता काफ़ी खुले विचारों के हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, तो उनका जो
अध्ययन हम एक तरफ का दूसरी तरफ लागू नहीं कर सकते निष्कर्षों को। इसी तरह से परंपरागत दृष्टिकोण के महत्व को नकारते हुए सिबली ने कहा है कि राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वो आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति, दर्शन, संस्कृति के इतिहास, शास्त्रीय परंपरा की परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। तो इस तरह से इन्होंने सिबली ने इन कहा है कि राजनीति शास्त्र को उन परंपरागत पद्धतियों से भी सहायता लेनी होगी। फिर ये भी माना जाता है कि जब नीति निर्माण किया जाता है राजनीति में, तो तथ्यों के अलावा मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। अगर मूल्यों की उपेक्षा करके तथ्यों के आधार पर राजनीति रणनीति बनाई जाएगी तो वो अमान्य और अनैतिक हो सकती है। इसीलिए मूल्यों यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, इन सबको तो हमें नीति में स्थान देना ही पड़ेगा, तभी एक आदर्श राज्य बन पाएगा। थैंक यू।